हेलो दोस्तों, तो आपके लिए लेकर आया हूँ मैं वो प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं। जी हाँ, क्लास 10 मैथ के पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। देखिए, तो क्वेश्चन दिया, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। ठीक, 290। दो ऐसे क्रमागत विषम पूर्णांक, देखिए क्रमागत विषम यानी कि जो पूर्णांक होगा वो विषम होगा और धनात्मक होगा। ठीक, और इनके वर्गों का योगफल 290 है। तो आइए देखिए, मान लेते हैं पहले। माना पहला क्रमागत विषम पूर्णांक। ठीक, विषम पूर्णांक। देखिए ना, दो ऐसे क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात ज्ञात करना हमें जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। ठीक, तो हम मान लेते हैं, माना जो पहला क्रमागत विषम पूर्णांक है वो क्या हो जाएगा। पूर्णांक जो हमारा होना चाहिए वो एक विषम संख्या होनी चाहिए। अब देखिए, पहला क्रमागत विषम पूर्णांक मैं मान लेता हूँ क्या, 2x+1। अब देखिए, मैंने यही क्यों माना। अब यहाँ मैं x की जगह 0 से लेके अनंत तक कोई भी नंबर रखूं, मेरे यहाँ विषम मान आएगा। देखिए, मैं x बराबर यहाँ 0 से 1 2 3 4 ठीक 5, यानी कि अनंत तक मैं कोई भी नंबर रखूं, यहाँ जो मेरी संख्या आई वो विषम संख्या ही आएगी। देखिए, मान लीजिए मैंने x की जगह 1 रख दिया। ठीक, तो x गुणा 1 प्लस 1, यानी कि 2 एकम 2 और ये 3 हो जाएगा। ठीक, अगर मैं x बराबर 1 रखता हूँ तो यहाँ 3 आएगा, और 3 कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है। 2 रखूंगा तो 5 आएगा। ठीक, देखिए यहाँ 2 रखूंगा तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक, तो 5 आ जाएगा, फिर यहाँ 5 आ जाएगा। यानी मैं x की जगह पे 1 से 0 से लेकर अंत तक 0 भी रख सकता हूँ, तो 1 आएगा, ये विषम संख्या। जो मेरा यहाँ मान आएगा वो विषम संख्या ही आएगा, इसलिए जो मेरा पहला क्रमागत पूर्णांक हो जाएगा वो 2x+1 हो जाएगा। ठीक, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, यानी कि आप ऐसे समझते हैं क्रम से। ठीक, जैसे गिनती में 1 का 2 3 4 ऐसे आते हैं, लाइन से सीक्वेंस से, ऐसे ही इसका मतलब होगा क्रम से। ठीक, तो माना पहला क्रमागत विषम पूर्णांक विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक, तो हो जाएगा 2x+1। अब क्या होगा आपको ये बता दी, क्योंकि अब हम ये भी ले सकते हैं कि हमने x को नहीं लिया या x को नहीं लिया, x+1 को नहीं लिया, क्योंकि ये लेंगे तो देखिए हमें x जब में है 1 रखूंगा तो ये विषम संख्या सम संख्या भी बन जाएगी और विषम, यानी कि दोनों की फॉर्म है। लेकिन ये जो मेरी भी एक सम संख्या के रूप में है। ठीक, ये x की जगह मैं कोई भी मान रखता हूँ तो मेरी ये संख्या आएगी वो सम संख्या आएगी। ठीक, तो माना पहला क्रमागत पूर्णांक क्या हो गया, 2x+1, तथा दूसरा दूसरा क्रमागत विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा। देखिए, दूसरा क्रमागत विषम पूर्णांक, पहला ये तो दूसरा हो जाएगा हमारा 2x+3। ठीक, अब देखिए सेम चीज है, मैं x की जगह कुछ भी मान रख दूं तो यहाँ जो मेरी संख्या आएगी वो विषम संख्या आएगी। यहाँ भी मैं x की जगह 0 से लेकर अंत तो कोई मान रखूंगा। देखिए, मैं 1 रखता हूँ तो 2 एकम 2 और 2 5 आएगा, 3 5 आएगा। 2 रखूंगा तो 2 3 4 और 3 7 आएगा। ठीक, यानी विषम ही मान आएगा, इसलिए मैंने ये दो संख्या चुनी। ठीक, ये हमारे दो क्रमागत विषम पूर्णांक होगा। ओके, ये ऐसे मानिए, देखिए यहाँ 2x तो लेना ही है, और जो हमारी संख्या एक सम संख्या एक विषम संख्या होती है और तीन ही विषम संख्या होती है। ठीक, तो क्रमागत यानी कि क्रम से। ओके, तो पहला पहला क्रमागत विषम पूर्णांक कितना हो गया, 2x+1, और दूसरा क्रमागत विषम पूर्णांक हो गया 2x+3। ठीक, अब प्रश्न अनुसार डाल लेते हैं हम। प्रश्न, रुकिए देखिए, प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या, दो ऐसे क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। नहीं, देखिए दो पूछा तो पहला क्रमांक पूर्णांक हो गया 2x+1, 2x+1। ठीक, अब ये पहला हो गया, दूसरा क्या है 2x+3। ठीक, पहला पूर्णांक ये दिए जिनके वर्ग हो, यानी कि इसका वर्ग और फिर इसका वर्ग, और वर्गों का योगफल यानी कि योग। ठीक, योगफल किसके बराबर 290 है, यानी 290 के बराबर, यानी किसके बराबर 290 के। ठीक, ये वर्ग स्क्वायर। ओके, अब देखिए
पहला क्रमांक पूर्णांक ये है तो इसका वर्ग प्लस दूसरा क्रमांक पूर्णांक ये है तो इसका वर्ग बराबर किसके 290 के। ओके, पहला क्रमांक पूर्णांक ये है, दूसरा ये, और प्रश्न अनुसार यानी प्रश्न के अकॉर्डिंग जिनके वर्ग यानी कि दो क्रमांक पूर्णांक के वर्गों का योगफल 290 के बराबर है, तो इसको हमने 290 के बराबर कर दिया। अब देखिए यहाँ 2x प्लस वन होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, देखिए यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है, इसलिए हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए, क्या होता है a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ मैं a की जगह पे क्या है, यहाँ जो a है a की जगह पे यहाँ x है। ठीक, यानी a की जगह पे क्या है 2x, और b की जगह पे क्या है a, 1। ठीक, ये देखिए यहाँ a का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर। देखिए a का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर। ठीक, 2x का स्क्वायर प्लस b यानी कि 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ऐसे। ठीक, प्लस a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया। ठीक, अब 2ab, 2 इंटू में a की जगह पे कितना है 2x, 2x इंटू b की जगह पे कितना है 1। ठीक, ये भी a प्लस b को होल स्क्वायर खोल दिया मैंने। देखिए a का स्क्वायर, ये 2x a की जगह पे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब सेम इसी प्रकार से इसको खोल देते हैं। तो देखिए प्लस का साइन है, यहाँ भी इसको मैं a मानूंगा और ये b हो जाएगा। ठीक, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब देखिए ए की पे कितना है 2x, तो ए स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस बी के पे कितना 3 यानी बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 2 हो गया। अब ए 2 ए के पे कितना है 2x, फिर बी, और बी के पे कितना है 3। ठीक, ओके, ये देखिए इन दोनों मैंने क्या लगाया ए प्लस बी को होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया ए प्लस बी को होल स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है। ठीक, और एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया और एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक, होल स्क्वायर था यानी कि दोनों का था, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 की 2 से गुणा करेंगे तो 4, और 4 की 1 से करेंगे तो 4। ठीक, देखिए 2 की इस 2 से करें 2 दूनी 4, और 1 से करेंगे तो 4 एकम 4 यानी कि 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक, देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का वर्ग 9 होता है, प्लस 2 दूनी 4 और 4 तीन 12 यानी कि ये 12 आ जाएगा, और इंटू में x है तो x 12 x। देखिए 2 दूनी 4 और 4 तीन 12, 2 की 2 से गुणा करी 4 है और 4 की 3 से तो 12। ठीक, 12x। अब देखिए 4x स्क्वायर यहाँ पे भी है और 4x स्क्वायर ये भी, यानी कि एक 4x स्क्वायर ये है और एक 4x स्क्वायर ये है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4x कितने हो जाएंगे, 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर 8 4x हो जाएंगे, यानी कि 4 स्क्वायर और ये 4x यानी कि ये कितने होंगे 8 4 स्क्वायर। ठीक, 8 4x स्क्वायर। देखिए जो ये था और ये इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। ठीक, अब 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 और एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, इसे और इसे मैंने जोड़ दिया। ठीक, प्लस अब देखिए 4x और 12x यानी कि ये 4x और ये 12x। ठीक, ये देखिए जो एक्स स्क्वायर का मान है वो एक्स स्क्वायर में जुड़ेगा, जो और 4x है वो x जुड़ेगा। ठीक, और नंबर अलग जुड़ेंगे, इस प्रकार जुड़ना में। तो 4x स्क्वायर 8 एक्स स्क्वायर प्लस ये 4x और ये 12x कितना हो जाएगा, 12 और 4 16। ठीक, 12 और 4 कितने होंगे 16, तो 16x, 16 12 और 4 16 होगा, और इंटू में x है तो x। ठीक, अब देखिए अब 9 ये बचा और एक ही 9 प्लस एक कितना हो गया 10। ठीक, 9 और एक जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 10, बराबर किसके 0 के। 8x स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर प्लस 16x प्लस 10, और ये बराबर किसके, अभी हमने यहाँ 290 तो लिखा ही नहीं। ठीक, ये 290 के बराबर, किसके बराबर 290 की, ये किसके बराबर है 290 की। ठीक, अब देखिए अब ये कुछ समीकरण है, इसको हम यहाँ पहुंचा देते हैं। क्या है 8x का स्क्वायर प्लस 16x प्लस 10 प्लस 10। ठीक, देखिए
ये सेम समीकरण है, मैंने यहाँ सेम ही उतार दिए, ठीक। 8x का स्क्वायर प्लस 16x प्लस 10 बराबर क्या, सॉरी बराबर यहाँ 0 नहीं है, बराबर जो है वो 290 है, बराबर कितना है 290, ठीक। ये देखिए इस इन दोनों को तो सॉल्व किया है और इसके ये इन दोनों का योगफल, पूर्णांक का योगफल 290 के बराबर था, ये 290 चला रहा है, ठीक। तो ये सेम मैंने यहाँ उतार दिया, ठीक। अभी मेरा कितना 290। अब 290 इधर तो प्लस का है, इसे मैं पाछांतर करूंगा, मतलब इधर लाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक। तो 290 माइनस हो जाएंगे, ठीक। 290 बराबर है किसको हो जाएगा, 0 के, ठीक। अब देखिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 8x का स्क्वायर प्लस 16x, 290 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 280, ठीक। और जो 280 आएगा वो उसके आगे जो साइन आएगा वो माइनस का इसलिए आएगा क्योंकि देखिए 290 बड़े हैं 10 से, और बड़े के आगे माइनस का साइन है इसलिए माइनस आ गया, बराबर 0 के। अब देखिए इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, देखिए यहाँ 8 कॉमन है और यहाँ भी 8 कॉमन है, क्योंकि 16 में भी 8 आता है और 280, मतलब इन सब में 8 कॉमन है हमारे, ठीक। ये आप ऐसा कर सकते हैं, मैं 8 से इस समीकरण में भाग दूं, ठीक। अब मैं 8 से इस समीकरण में भाग दूंगा, देखिए मैं लिखता हूँ 8 से भाग देने पर, ठीक, देने पर जी ये समीकरण है, मैंने इसमें 8 से भाग दे दी, तो देखिए समीकरण क्या है हमारी, एक्स का 8x स्क्वायर, इसमें 8 से भाग दी, ठीक मैंने, ठीक। समीकरण क्या है 8x के स्क्वायर प्लस 16x माइनस 280 बराबर, ये समीकरण है। इसमें मुझे ये समीकरण इसमें किससे भाग देनी है, मुझे 8 से भाग देनी थी, 8 से भाग देनी, तो ये इधर 8 से भाग दी और इधर 8 से भाग दिया और इधर 8 से भाग दी और इधर भी 8 से भाग दिया, ठीक। देखिए ये जो समीकरण थी इसमें मैंने 8 से भाग देने पर यानी 8 से भाग दे दी, ठीक। अब 8 से भाग दूंगा तो ये 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बचा गया, और 8 का मान 8 दूनी 16, 2 बचे। और देखिए 8 से हम ये 280 काट रहे हैं, तो 8 का मान 8, 8 दूनी 16, 8 देखो 88 तो 28 तो जाएगा नहीं, यानी 8 नहीं है 24, 24 आ सकता है, 8 नहीं है 24, 28 थे 24 काटे यानी कि 4 बच गया, ठीक। अब 4 बच्चे इधर जाएंगे तो यानी कि 40 हो जाएंगे। अब 8 पंजे 40, ठीक। यानी कि अगर आप 280 को 8 से भाग दोगे तो 35 आता है, ठीक। और 8 से 0 को भाग देंगे तो ये तो 0 ही आएगा, ठीक, क्योंकि 0 को किसी नंबर से भाग दो तो 0 ही आता है। तो देखिए अब हमारा क्या बचा, यहाँ बचा एक, एक की एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस ये 2 और इनटू में एक्स यानी कि 2x, ठीक, माइनस 8 से हमने 280 भाग दिया, कितना है 35, ठीक। और ये किसके बराबर है 0 के। तो ये हमारी एक द्विघात समीकरण आ गया, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इधर मैं इसको मिटा देता हूँ, देखिए ये समीकरण क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 35 बराबर 0। अभी एक हमारी द्विघात समीकरण बन गई, ठीक, द्विघात समीकरण। अब इसको हम क्या सॉल्व करते हैं, देखिए इस वाले अंक की हमें इसमें यहाँ गुणा करेंगे, कुछ नहीं है तो यहाँ एक है, एक से गुणा करेंगे यानी 35। अब 35 को हमें इस प्रकार से तोड़ना है कि माइनस करके तो हम ये 2 ले आए, ठीक। यानी कि इस 2 को हम इस प्रकार से तोड़ेंगे, देखिए पहले 35 यानी कि 35 के गुणनखंड कर देते हैं हम, ठीक। 35 के गुणनखंड करूंगा तो 3 से जाएगा नहीं, यदि पहले 5 से जाएगा तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ठीक। 5 से 7 बार में कट जाएगा पता है, और 7 किससे आएगा 7 बार में, यानी 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 35 को लिख सकते हैं 7 गुणा में 5, ठीक, लिख सकते हैं। अब ये 2 को भी हम अगर 7 में से 5 घटा दें तो 2 आ जाएगा, ठीक। देखिए यानी 35 को मुझे कुछ इस प्रकार से तोड़ना था कि इसके जो गुणनखंड हो वो अगर मैं इस 2 को इस रूप में तोड़ दूं कि अगर मैं कुछ घटाऊं तो 2 आ जाए, देख जैसे ये 35 को मैं लिख सकता हूँ 7 गुणा में 5, ठीक। अगर मैं 7 माइनस 5 करता हूँ तो 2 आ जाएगा, ठीक। मतलब ये कहने का मतलब देखिए, यानी कि देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस, अब इस 2 को मैं इस प्रकार से तोड़ूंगा कि घटाने पर तो 2 आ जाए और जिसमें जिस संख्या को मैं घटा रहा हूँ उनकी गुणा करूँ तो 35 आ जाए, ठीक। तो देखिए इस 2 को मैं लिख सकता हूँ, जी ये 2 है इसको मैं 7 माइनस का 5 लिख दूंगा, ठीक। जो 2 है 2 को मैं 7 माइनस 5 लिखता हूँ क्योंकि 7 में से अगर मैं 5 हटा दूँ तो 2 आएगा, ठीक। और ये एक्स है इसको मैं भाग ले लेता हूँ,
माइनस ये क्या है 35। ठीक, अब देखिए एक्स का स्क्वायर, दो को मैंने 7 - 5 में लिख दिया इंटू में एक्स, और माइनस का 35 बराबर 0। ठीक, अब देखिए दो को हमें को इस प्रकार से तोड़ना था कि अभी इसके गुणनखंड है, अगर 7 की 5 से गुणा करूंगा तो 35 आ जाएगा। ठीक, अब ये थोड़ी आप कहीं ऐसा सोचिए कि हम दो को तो फिर 1 + 1 भी लिख सकते तो भी दो आता है, 4 में से 2 घटाते तो भी दो आता, नहीं इस प्रकार से तोड़ना, मतलब जो अब इन्हें तोड़े इनकी गुणा करें तो 35 आ जाए, इस प्रकार से तोड़ना है। ठीक, तो देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस 7 की एक्स से गुणा होगी तो 7x, माइनस 5 की एक्स होगी तो 5x, माइनस का 35 बराबर 0। ठीक, अब देखिए इसमें से दो दो की जोड़े बना लें। ठीक, अब इसमें और इसमें कॉमन किया और फिर इसमें और इसमें कॉमन किया, तो देखिए यहाँ का स्क्वायर है, यहाँ 7x है, तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या, कॉमन यानी कि जो दोनों में हो। ठीक, देखिए यहाँ और यहाँ दोनों में एक्स तो है, यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ भी एक्स है। ठीक, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, मेरा एक्स कॉमन है, तो देखिए यहाँ से मैंने एक्स कॉमन ले लिया। अब यहाँ एक्स का स्क्वायर है, चूंकि मैंने एक एक्स कॉमन ले लिया तो एक एक्स बचेगा। ठीक, क्योंकि एक्स स्क्वायर था। ठीक, प्लस यहाँ से एक्स कॉमन आ गया है, कितना बचा 7। ठीक, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें, देखिए माइनस यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ माइनस है, यानी कि इन दोनों में माइनस है तो माइनस भी कॉमन आएगा। ठीक है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी, तो माइनस कॉमन है तो माइनस ले लिया। ठीक, अब देखिए इन दोनों में 5 भी कॉमन है, 35 को काटेंगे तो 5 मतलब 35 को भाग देंगे 5 से चली जाएगी ना, तो इन दोनों में 5 भी कॉमन है। ठीक, देखिए इस 35 को लिखा नहीं, 7 × 5, तो इसमें 5 भी आता है 35 में, और यहाँ भी 5 है तो 5 कॉमन आ जाएगा। ठीक, अंदर क्या बचा, 5 आ गया कॉमन, यहाँ की बचा एक्स। ठीक, और चूंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर जो साइन आएगा वो किसका आएगा, प्लस का। ठीक, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से ये 5 कॉमन आया, देखिए यहाँ से 5 आ गया, 35 को हम लिख सकते हैं 7 × 5। ठीक, अब ये 5 आ गया कॉमन तो क्या बचा 7, तो यहाँ 7 आ गया। ठीक, बराबर किसके, 0 के। देखिए x - 5, अब जो बचा देखिए x - 5 बाहर बच गया, इसको अलग लिख लेंगे, और जो कॉमन आया कॉमन जो पार्ट है उसको अलग लिख लेंगे, यानी x + 7, तो x + 7। ठीक, इसके इसके बराबर दोनों 0। अब देखिए एक बार हम x - 5 को 0 के बराबर कर देंगे और एक बार x + 7 को 0 के बराबर कर देंगे। ठीक, तो देखिए x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 5। ठीक, x 5 माइनस का अगर हम इधर लेंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5, और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 7। ठीक, यानी हमारे यहाँ से x के दो मान निकल के आते हैं। देखिए x - 5 बराबर 0 तो x बराबर 5 आ गया, x + 7 बराबर 0, यानी कि अब 7 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस को जाएगा, तो x बराबर 7। तो यहाँ x के हमारे ये दो मान आते हैं। अब देखिए इसमें से हमें कौन सा मान लेना, तो दो ऐसे क्रमागत विषम पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक। देखिए आपको क्वेश्चन में सीधे हिंट दे दी गई है, यानी कि मतलब जो हमारा पूर्णांक है वो धनात्मक है। ठीक, कैसे है, धनात्मक है, लेकिन ये तो ऋणात्मक है क्योंकि ये माइनस मारा, तो ये वाला तो नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखे तो हमारा एक्स बराबर जो 5 है ये हमारा सही है। ठीक, ये पूर्णांक जो आ रहा है वो सही है, क्योंकि एक्स बराबर 7 - 7 है, अब माइनस तो यानी कि ऋणात्मक में पहुंच रहा है मान, और क्वेश्चन में धनात्मक कहा गया है, यानी कि ये वाला पूर्णांक नहीं होगा और जो होगा वो ये होगा। ठीक, यानी एक्स बराबर 5 होगा। ठीक, अब हमें पूर्णांक ज्ञात करनी है, तो देखिए हमने पूर्णांक कौन कौन से माने थे, पहला पूर्णांक ये था, दूसरा ये। ठीक, पूर्णांक ज्ञात करने ना, तो देखिए अब x का मान अगर मैं यहाँ रख दूँ पहला पूर्णांक मुझे ज्ञात हो जाएगा। ठीक, माने पहला पूर्णांक क्या मान था 2x + 1। ठीक, और दूसरा क्या था 2x + 3। अब इसमें मैं x का मान रख दूं, देखिए जैसे मेरा x बराबर कितना है निकल के, ये वाला तो लूंगा नहीं, ये ऋणात्मक है, तो x बराबर 5 लूंगा। ठीक है, इस समीकरण में मैं x बराबर 5 रखूंगा। देखिए दो गुणा में x का मान कितना रखना है, x बराबर रखना है 5। ठीक, x बराबर मुझे 5 रखना है, तो यहाँ मैं x की जगह पे कितना रखूंगा 5, प्लस का क्या है 1। ठीक, तो बराबर कितना आएगा 5 दूनी 10, और 10 में 1 जोड़ूंगा कितना आएगा 11। तो जो पहला पूर्णांक है वो कितना है 11। ठीक, दूसरा देखिए दूसरा पूर्णांक है 2x + 3, यानी कि 2x का मान मुझे कितना रखना है 5, यानी कि 5 प्लस में कितना है 3। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 10 में ये 3 ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे 13। ठीक, यही देखिए जो पहला क्रमागत पूर्णांक है वो 11 है, और जो दूसरा क्रमागत पूर्णांक है वो कितना है, दूसरा क्रमागत पूर्णांक वो 13 है। ठीक, पहला क्रमागत पूर्णांक कितना है 11 और दूसरा 13, और हमें ऐसे क्रमागत पूर्णांक ज्ञात करने थे जिनके बस यही, और जो दोनों संख्या देखिए विषम भी है, यानी ऐसे दो क्रमागत विषम पूर्णांक। तो देखिए क्रमागत का मतलब लगातार, जैसे देखिए अब 11 11 के बाद जो पूर्णांक आएगा वो 13 ही तो आएगा। ठीक, विषम पूर्णांक जो आएगा वो 13 आएगा, तो ये क्रमागत भी है और विषम भी है और धनात्मक भी है। ठीक, और यही पूर्णांक हमें इसमें ज्ञात करने थे। अब आप चाहें तो इनके वर्गों का योग करेंगे तो वो 290 के बराबर आएगा। ठीक,
आप करके भी देखें, देखिए 11 का बराबर कितना होगा 100, 13 का 169। अब उन दोनों को जोड़ेंगे तो वो 290 के बराबर भी आएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि दोनों जिनके दोनों वर्गों का योगफल 290 के बराबर है। ठीक, इस प्रकार से। तो ये आपका सवाल था। अब देखिए, आइए देखते हैं दूसरा सवाल। तो देखिए दूसरा सवाल, एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक, एक घन है और उसका आयतन जो हमें दिया है वो 1331 यानी कि 1331 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, और इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात करनी है। ठीक, तो इसमें आपको आप लोगों को घन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है नहीं, जो घन का आयतन होता है वो पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक, इसकी प्रत्येक भुजा, तो इसकी मैं मानता हूँ भुजा क्या है, ए है। ठीक, माना घन की भुजा को हम ए मान लें। ठीक, माना घन की भुजा क्या है, ए। ठीक, माना घन की भुजा क्या है, ए। ठीक, तब घन का आयतन, तब घन का आयतन, आयतन। तो देखिए घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन जो होता है हमारा ए की पावर 3 यानी कि ए का घन। ठीक, यानी कि ए क्यू, ए की पावर 3 जो होती है वो ए का घन होता है। ठीक, ए क्यू घन का आयतन, घन का आयतन जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, ए की पावर 3, ये घन का आयतन। ठीक, अब देखिए घन का आयतन क्या है, ए की पावर 3 ही का घन का आयतन। घन का आयतन जो फॉर्मूला जो सूट होता है वो क्या होता है, ए की पावर यानी कि ए की घात 3। अब घन का आयतन कितना दिया हमें, जो घन का आयतन है, देखिए तो घन का आयतन, घन का आयतन जो हमें दिया वो कितनी है, 1331 यानी कि 1331 के दिया घन का आयतन। ठीक, और घन का आयतन बराबर किसके, ए क्यू के। ठीक, यानी कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, ए क्यू बराबर 1331। ठीक, अब देखिए ए बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ए क्यू बराबर 1331 है। अब ए बराबर देखिए क्या हो जाएगा, तो ए बराबर आ जाएगा, जो घनमूल है इसको मैं पक्षांतर करूंगा, यानी कि ये उधर उधर साइड जाएगा, तो ये क्यूब रूट बन जाएगा। ठीक, यानी कि घनमूल क्यूब रूट। ठीक, 1331। ठीक, 31। ठीक, देखिए ये 3 आ जाएगा। ठीक, ये देखिए ए का घन था बराबर के, इधर गया तो घन मूल बन गया। ठीक, यानी इधर क्यूब था, इधर गया तो क्यूब रूट बन गया। ठीक, अब देखिए 1331 किसका घनमूल होता है आपको पता होना चाहिए, जो हमारे 11 का होता है वो 1331 घनमूल है। देखिए इस प्रकार से कुछ, ये देखिए आप, ये जो 3 है इसका मतलब इसके देखिए, ये मेरे जो 1331 है। ठीक, 1331 इसको मैं लिख सकता हूँ 11 × 11 × 11। ठीक, क्योंकि 11 का घनमूल जो होता है वो 1331 होता है। ठीक, इसको मतलब मैं 11 × 11 लिख सकता हूँ, नहीं तो आप इसके गुणन करके देखेंगे तब भी आपको यही मिलेगा। ठीक, तो देखिए, देखिए कर लेते हैं, 1331 को मैं 11 से काटूंगा, देखिए और किसी नंबर से तो जाएगा नहीं, आप करके देख सकते हैं डिवाइड, 11 से चले जाएगा। ठीक, 11 से कितनी बार में जाएगा, 11 कम 11। ठीक, कितने बचेंगे, 2 कितने जाएंगे 23, फिर 11 कम 11, रुकिए एक सेकंड, 1331 इसको हम किसे काट रहे हैं, 11 से, 11 से भाग देंगे, 11 कम 11। ठीक, यहाँ कितने बचे, 2, इधर के कितने हो गए 23, अब 11 दूनी 22। ठीक, इधर के यहाँ 23 थे, 22 कट गए तो यहाँ बचा एक, यहाँ के 11 कम 11 121 आया। ठीक, और 121 भी 11 से आएगा, और 11 11 में 121 होता है, और 11 कम 11, ये देखिए 1331 की जो गुणनखंड है वो क्या है, 11 × 11 × 11। ठीक, तो देखिए यहाँ मैं लिख सकता हूँ ए बराबर क्यूब रूट, ये क्यूब है। ठीक, अगर आप इसे नहीं लिखेंगे तो ये वर्गमूल बन जाएगा, यानी इसको स्क्वायर बोल देंगे, इसलिए हमें यहाँ ये क्यू यानी कि 3 लिखना पड़ता है। ठीक, अब 1331 में क्या लिख सकता हूँ, 11 × 11 × 11, 11 × 11 × 11। ठीक, अगर इनके आपस में गुणा करते हैं तो यही आता है। अब देखिए जो वर्गमूल होता है इसे हम अंडर रूट बोलते हैं, उसमें तो हम केवल दो कॉमन मतलब दो संख्या कॉमन लेते हैं, यानी कि जो दो दो के जोड़े कॉमन लेते हैं, लेकिन यहाँ क्यूब रूट है इसमें हम तीन तीन के जोड़े कॉमन लेते हैं। ठीक, तो ये 11 ये 11 ये 11, तो इनमें से हम क्यूब रूट से बाहर निकलेगा तो ए बराबर कितना आएगा, 11। ठीक, तो ए बराबर कितना आया, ए, और हमें इसकी प्रत्येक भुजा यानी घन की भुजा ज्ञात करनी है। ठीक, अब भुजा को, घन की भुजा कितनी थी, ए। ठीक, और ए बराबर कितना आया, 11।
तो ए बराबर जो हमारा 11 है यही आंसर है, ठीक। ये क्या हमारा सवाल का आंसर है। तो जो ये घन होगा हमारा, उसकी जो प्रत्येक भुजा है वो कितनी है, 11, ठीक। देखिए घन आपका कुछ ऐसा होता है, आपको मैं एक बार इसका डायग्राम बना देता हूँ। थोड़ा मतलब ये टेढ़ा मेढ़ा बन गया, लेकिन घन कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक। तो इसकी जो प्रत्येक भुजा यानी कि ये भी ये होगी, ये भी है, ये भी है और ये भी है, यानी जो भी इसकी प्रत्येक भुजा है वो ए होंगी, ठीक। और इसका आयतन हमें ये दिया हुआ था। तो इस घन की जो प्रत्येक भुजा है वो कितनी है, 11 सेंटीमीटर। मान लिया कि घन, मान लिया ये घन है, इसकी भुजा कितनी होगी, ए बराबर हमने कितनी निकाली, 11 सेंटीमीटर। तो बस आपका ये छोटा सवाल था, आपके 2 या 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। बस अगर आपको घन का फॉर्मूला याद है और थोड़ी सी कैलकुलेशन आती है, जैसे आपको पता होना चाहिए 13 31 किसका घनमूल होता है, तो ये 11 का होता है। नहीं पता तो आप इस प्रकार से गुणनखंड भी कर सकते हैं, देख लेना। अगर है इसमें बस आपको इतना पता है कि क्यूब रूट है तो 3 3 के जोड़े बनाने हैं, ठीक। और वर्गमूल है तो 2 2 के जोड़े, बस इस प्रकार आपका सवाल था।